तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमको ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ अनुज शर्मा हैं, युवा रक्षा विशेषज्ञ, इनकी बड़ी पकड़ है रक्षा मामलों पर। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी, दो पत्रकार सहयोगी, हरीश पाराशर जी और संजय कौशिक जी हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब के पास जाएंगे। ब्रिगेडियर धीमान, सीमा पर हमारे सीडीएस कह रहे हैं कि यह शांतिकाल नहीं है, सेनाएं चौकस रहें। अमेरिका बहुत खुल के कह रहा है कि लोकतांत्रिक मुल्कों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह एक बड़ा थ्रेट है। लेकिन हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री थोड़ी सी धैर्य बरत रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि इस परिप्रेक्ष्य में जब सीमाएं बिल्कुल अलर्ट पर हैं, ऐसे में कोविड काल में जहां वर्चुअल मीटिंग्स का दौर है, अमेरिका के दो कद्दावर मंत्री भारत आते हैं और ये बीईसीए पर सहमति बन जाती है। जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए, द वेरी फैक्ट कि वो स्वयं भारत आए हैं और ये कोई वर्चुअल मीटिंग नहीं करी है, जो कि सारी दुनिया में तो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये जो मुद्दा है बहुत ही अहम है। इस वक्त की जो जियोस्ट्रेटिक सिचुएशन है साउथ एशिया में, वो बहुत प्रिकेरियस है। ये आपने सीडीएस जनरल रावत का जो बयान है, ये बहुत कुछ कहता है। ये आपको बता रहा है कि हमने एक किस्म की एडमिशन कर ली है कि चाइना पीछे हटने वाला नहीं है और हमें उनकी बात समझ में आ गई है और हमने भी उनको टैक्टिकल लेवल पे बहुत कुछ समझा दिया है कि हमें आपके टैक्टिक्स का पता चल चुका है। दैट इज नंबर वन। सेकेंडली, ये जो आपका इंडो पैसिफिक का एरिया है, इसमें जो है वर्ल्ड 70% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड चलता है और चाइना की पूरी कोशिश ये है कि साउथ चाइना सी से लेकर के इंडो पैसिफिक अपना इंडियन ओशन से होता हुआ वो सुएज कनाल तक का जो एरिया है उसको किसी तरीके से कंट्रोल करे, एक बड़े बड़े सीधे तौर पे। और जो कि एक बहुत ही दुनिया में एक बहुत ही गड़बड़ बात हो जाएगी। जो छोटे देश हैं वो हमेशा चाइना की तरफ मुंह करना पड़ेगा उनको, जबकि ये जो क्वाड की हमने असाइनमेंट करी है उसका बेसिक एम ही यही है कि जो हाई सीज हैं, जो हाई सीज का इलाका है और वहां पे एक डेमोक्रेटिक यूज हो हर एक कंट्री के द्वारा, हर एक के पास अपना अपना तरीका हो, हर एक की अपनी ईईजेड अलग से हो और उसमें जो भी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक रूल्स हैं उसके मुताबिक चले। अभी अगर ये दोनों माइक पॉम्पियो एंड मार्क एस्पर खुद आते हैं और थर्ड राउंड को इसको करते हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इसके टाइमिंग में कोई स्पेशल चीज नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं आपको कि ये है। क्योंकि अगर उन्होंने जो प्लान बनाया है पहले भारत आने का और जो भी आज समझौते किए हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो आने के बाद फिर उनका अगला टूर जो श्रीलंका और मालदीव का है, ये श्रीलंका मालदीव जो बेसिस हैं ये इंडियन ओशन के सेंटर में आते हैं, क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल। और इस यहाँ पे चाइना का बहुत जबरदस्त कब्जा है, ये बहुत इन्फ्लुएंस है। तो अब ये जो दोनों मंत्री हैं अमेरिका के, ये भारत से बातचीत करने के बाद श्रीलंका और मालदीव में जा रहे हैं उनको बताने के लिए कि आप चाइना की तरफ मत मुख करिएगा। क्योंकि अगर ये क्रॉसओवर एरिया है जी, हम आपके पास आएंगे। चाइना सी में हमारा इंडिया का इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है जी। तो ऐसे में हम आपसे समझना चाहते हैं कि यह बीईसीए समझौता हो गया, अमेरिका हमारी कैसे मदद करेगा? जरा बताइए दर्शकों को कि इस समझौते का ये हमको फायदा मिलेगा। देखिए अभिषेक जी, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी का जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि भारत का झुकाव रशिया की तरफ था और अब अमेरिका कर रहा है, यहाँ चाइना की तरफ अभी तक हम खुल के चाइना के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की फॉरेन पॉलिसी के जो ट्रेंड है ना, ये कोल्ड वॉर वाला 2 ब्लॉक्स वाला नहीं था। उसके बाद फिर वो मल्टीलैटरलिज्म हुआ। अभी ये मल्टीलैटरलिज्म भी नहीं है, अभी ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है। रशिया से आपके पास अगर कुछ मिल रहा है
तो अगर वो आपकी अलाइनमेंट रशिया के साथ रहेगी, वीजा भी अगर चाइना रशिया एक दूसरे को नहीं देखते हैं या अमेरिका रशिया एक दूसरे को नहीं देखते हैं तो आप उनसे भी कर सकते हैं। तो उसी सेन में अगर आप अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब के पुराने कुछ वक्तव्य को देखें तो वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि आज की डेट में जो भी हिस्सा जो भी समझौते होंगे वो इशू बेस्ड होंगे और उसमें मल्टीलैटरलिज्म बहुत ज्यादा होगा और उसमें आप देखेंगे कि कॉमन जगह कहां पे आती है। तो ये फॉरेन पॉलिसी का एक है जो इंडिया चाइना से भी नहीं बिगाड़ना चाहता, रशिया से भी नहीं बिगाड़ेगा और अमेरिका से भी लेगा। अब जहां तक रही लड़ाई की बात, जहां तक लड़ाई की बात कही आपने पूछा, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, अब मैं नाम नहीं लूंगा जगहों के, एक बहुत बड़ी जीत हासिल इंडियन आर्मी ऑलरेडी आर्म फोर्सेस ऑलरेडी कर चुकी हैं, जिसमें इंडियन आर्मी और एयरफोर्स इन्वॉल्व थी और अभी जो नेवी के मार्कोस हैं उनको भी उन पेगोंगसो लेक में या पेंगुर लेक में या उसके आसपास कोई दूसरी लेक्स में अगर कोई खतरा जो सोचा जा रहा है कि शायद आ सकता है तो उनको भी तैनात किया जा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे दर्शकों से सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, मैं कई बार सुन चुका हूं कि सर चाइना तो हमारे से बड़ा कंट्री है, उसके पास आर्म फोर्सेस ज्यादा है, हथियार ज्यादा है। तो मैं उनको ये कह रहा हूं कि जो फौज की लड़ाई होती है ये इसमें नंबर ऑफ फ्रंट्स भी देखे जाते हैं। अगर आपने वैसे ही गिनती करनी है तो चाइना ने इस वक्त अपने लिए बहुत ज्यादा फ्रंट्स खोल रखे हैं वीजावी इंडिया। नंबर 2, टैक्टिकल कंसिडरेशंस जो होती हैं, जैसे ये पहाड़ी इलाका है, जैसे माउंटेन वॉरफेयर, ग्लेशियल वॉरफेयर, जहां पे इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी से कहीं आगे ज्यादा है, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो कोशिश यही रहेगी कि युद्ध ना हो। अभी मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा था, वर्ल्ड वॉर 3 प्रोरोगेटिव ऑफ 5.5 एक्सेंट्रिक लीडर्स। हाफ मैंने ट्रंप को बोला था। तो ये 5 आदमियों का अगर दिमाग खराब हो जाए, जिसमें आपके चाइना के शी जिनपिंग भी हैं, तो ये लड़ाई हो सकती है। तो अगर ये दिमाग ब्रिगेडियर साहब दिमाग सही रहे, ब्रिगेडियर साहब, लड़ाई होने का कोई चांस नहीं है। ब्रिगेडियर साहब जी, 30 साल के समझौते चाइना ने तोड़ दिए और हमारे सामने ही नहीं पूरी दुनिया के सामने चीन का नकाब बिल्कुल हट गया, बेनकाब हो गया। तो ऐसे में भारत को इतना हक तो है कि जो हमारी तैयारी है हम उसको पीछे धकेलेंगे। अमेरिका साथ ना भी देगा तब भी हम धकेलेंगे उसको पीछे। देखिए अगर युद्ध हुआ तो बर्बादी तो दोनों तरफ होगी जी, परंतु वो जो पुरानी कहानी थी ना कि हम डरते थे 62 और कहीं पे भी 67 का नाम नहीं लेते थे, वो अभी खत्म हो गया है। अभी हमें समझ में आ गई है कि 1948 ऑनवर्ड्स चाइना कभी हिंदुस्तान का दोस्त था ही नहीं। ये एक गलत धारणा थी, पता नहीं शायद प्राइम मिनिस्टर नेहरू के दिमाग में वर्ल्ड स्टेटमेंट्स बनने का नशा था या नॉन अलाइन का नशा था, क्या था, तो वो हमें हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे जी। ऐसा कुछ शुरू से ही नहीं था जी। अगर आप सारी जो इवेंट्स को देखें तो आप यही कंक्लूड करेंगे चाइना इज योर नंबर 1 एनिमी इवन अहेड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक खिलौना है, एक वेसल स्टेट है चाइना के हाथ में, जो कभी कभी थोड़ा उसको उकसा देता है। जी, ब्रिगेडियर साहब, चाइना को आपने नंबर 1 लेना है और भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी तरीके से कम नहीं है। जी ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर धीमान, चीन के एग्रेशन को चैलेंज करने की जरूरत है। चैलेंज तो हम कर ही रहे हैं, हमारी फोर्सेस चैलेंज कर ही रही हैं, लेकिन उसको बताने की भी जरूरत है। वक्त आ गया है क्या? देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि चीन को जवाब देना, चैलेंज करना और एक लिमिटेड एक्शन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रीजन यह है कि मेरे को लोग बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हैं आप वॉर मॉन्गर हैं, आप युद्ध को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पीस टाइम से युद्ध की जो स्टेज होती है उसके अंदर जो उसकी एस्केलेशन लेडर बोलते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं उसमें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेप लीजिए आप, जो आपने आज तक नहीं लिया, आज लीजिए। और शायद वो अभी जो साउथ ऑफ पेगोंगसो में हुआ है वो स्टेप है, तो वो लिया भी गया है, अच्छा काम किया है। तो ये बहुत जरूरी है चाइना को दिखाना। अब अपनी विनम्रता जो आपने 60-70 साल दिखाई है, वो शायद वो कांग्रेस पार्टी की जो MOU साइन हुआ था चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, शायद उसका परिणाम था।
उसके पहले शायद डरते थे, तो अब वो डरने वाली बात नहीं है। और ये जो चाइना ने आपके साथ बेकार एग्रीमेंट किया है, इसमें जो आपको वो तकनीक दे रहा है, जो अनुज जी ने बोला है, वो तकनीक जो है आपके सारे ड्रोन्स, हवाई जहाज, आपके मिसाइल्स, वो उनकी जो सटीकता है अपने उसको लक्ष्य को भेजने की, वो बढ़ जाएगी। जी ब्रिगेडियर साहब, और जो इंडियन ओशन के अंदर जो आपकी क्षमता है ब्रिगेडियर साहब कई गुना बढ़ जाएगी। जी ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका की भी जरूरत है कि वो भारत के साथ, वो लगातार कह रहा है, बार बार कह रहा है कि आप हमारे साथ, और धीमे धीमे करीबी आ ही रही है। और हमारी भी जरूरत है, क्योंकि हमारा शत्रु जो है वह युद्ध के किसी नियम को नहीं मानता, वह लाठी में लोहे की कीलें लगा के आ रहा है। तो ऐसे में वक्त आ गया है कि हम भी अपने को बदले। अब हिंदी चीनी भाई भाई का जमाना नहीं है। अब सीधे एक जो भारत की रक्षा नीति हो कि जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी, कोई भी हो, इसका पड़ोसी हो, इधर का या उधर का हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको ये बता दूं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन है, बोला नहीं गया है, परंतु यही ऑर्डर्स पास किए गए हैं। वहां पे हमारा एक एग्रीमेंट है चाइना के साथ हथियार नहीं इस्तेमाल करने का, बट क्लियरली बोल दिया गया है फौज को कि अगर जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल करिए। तो उस किस्म की जो इनहिबिशन है वो दिल में नहीं रखनी है। अभी किसी भी तरीके से हमने चाइना को सफल नहीं होने देना है कि वो हमको आर्थिक फ्रंट पे भी कन्फ्रंट करे, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस में भी करे। अभी ताकि हमने अंडमान की अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है, ताकि आप जो वहां जो साउथ चाइना सी के अंदर घुसने की जो मलक्का स्ट्रेट है उसको आप कंट्रोल कर सके। और उसके अलावा अभी ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपके ये 2+2 एग्रीमेंट के बाद माइक पॉम्पियो और मार्क एस्पर, ये अगला पड़ाव उनका श्रीलंका और मालदीव था, वो एक क्रॉसिंग पॉइंट है अरेबियन सी से इंडियन ओशन में आने का। अगर वहां पे भी चाइना को चेकमेट किया जा सके तो वो अच्छी जगह है। परंतु फिर भी जो क्वाड है, जो हमारी मालाबार एक्सरसाइज है, इसका एम बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया है। ये बोला गया है डेमोक्रेटिक यूज ऑफ हाई सीज बाय एवरीबॉडी। हर एक कंट्री इसको डेमोक्रेटिक तरीके से अपने हिसाब से इस्तेमाल करे और किसी दूसरे को रोकने की कोशिश ना करे, जो चाइना करना चाहता है, ताकि वो अपने स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव्स कर सके। तो इस सिचुएशन में आकर के जो कुछ चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट आज तक किया है, चाहे वो साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है या आसियान में है, उसके हिसाब से इंडिया को डेफिनेटली उनको चेकमेट करने की जरूरत है। और अभी थोड़ा सा और करने की जरूरत है। जी हमारे साथ ब्रिगेडियर धीमान है। ब्रिगेडियर, जब आप सुनते हैं राजनीतिक दलों को, क्योंकि सीमा पर हम भी कभी नहीं गए और जो गोली चलती है वह किसी का पता पूछ के नहीं लगती है, आप इसको कैसे व्यक्त करेंगे जब आप ये बातें सुनते हैं कि एक तरफ खून बह रहा है और दूसरी तरफ हमें वो बयान सुनने को मिल रहे हैं कि जो मुंह में आया बोल दिया, सिर्फ वोट पाने हैं, सत्ता पानी है। सब दल के लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आज की डेट में सीमा पर जो जवान है उसके पास हर किस्म का मीडिया अवेलेबल है। देश में कहां पे क्या बोला जा रहा है वो उसको पता चल रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सीमा पर जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो कोई बड़ी खुशी वाली नहीं है। हो सकता है वो ठंडी जगह पहाड़ पे गए हैं, पर वो कोई हिल स्टेशन नहीं है जहां पे वो खुशियां मनाने गए हुए हैं। जो जिंदगी है वो एक रोज जब शुरू होती है तो इट इज ए स्ट्रगल, और रात तक स्ट्रगल चलता है। और कई जो जवान रात को ड्यूटी देते हैं उनका स्ट्रगल वो रात को भी कायम रहता है। तो जब इस किस्म की वो स्टेटमेंट सुनते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम आपस में बात करते हैं तो यार ये बात मुंह पे आती है, यार हम किस देश के लोग हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं और जो देश की सॉवरेनिटी बचाने के लिए बैठे हुए हैं, और पीछे से लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं। वो हर किस्म के बयान दे रहे हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आपको याद हो, एक बार आज से 3-4 महीना पहले आई थिंक रिपब्लिक टीवी पे मेरे पास एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, मुझे उनको पहली बार ऊंची आवाज में, शायद वर्ड में यूज करूं, डांटना पड़ा। मैंने कहा बोला मैं कहा आप अपोजिशन वाले हैं, आपका हक है, जैसे हरीश ने भी बताया और आपके दूसरे जो पैनलिस्ट उन्होंने बोला कि एक राजनीतिक आदमी का अपनी सोच के मुताबिक बोलना हक है। ब्रिगेडियर साहब, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। ब्रिगेडियर साहब, आपकी लड़ाई है मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, आप लड़िए। ब्रिगेडियर साहब, समय देखिए, ब्रिगेडियर साहब, सब हो जाता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इवन चर्चिल को हटा दिया गया, जो लड़ाई जीत के लाया। जी ब्रिगेडियर साहब, वो कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आज सीडीएस
चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, उनका बयान सीधा सीधा वो कह रहे हैं शांति काल नहीं, सेनाएं रहें मुस्तैद, लद्दाख में कभी भी युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। अब आप बताइए कि इन नेताओं को कौन अब और कैसे समझाया जाए कि भारत जो है वो बहुत ही एक तरीके से उस स्थिति में है जहां आपको अपने तमाम छोटे मोटे बैर तो भुलाने ही होंगे और बड़े भी भुलाने होंगे। देखिए अभिषेक जी, जो सीडीएस का जो बयान है, ये मैं पहली बात तो ये समझिए कि उन्होंने सिर्फ वॉर बुक को ऑपरेट नहीं किया है, बाकी सब कुछ किया है। और इसके अलावा ये बयान ही नहीं उन्होंने दिया। अगर अभी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो भी अभी शायद कल ही खत्म हुई है, अगर आपने उसको फॉलो किया हो, वहां आर्मी के अंदर बहुत चेंजेस आई हैं। जितनी पीस टाइम एक्टिविटीज थी, सेरेमोनियल एक्टिविटीज थी, वो सबको कर्व कर दिया गया है, उन सबको बंद कर दिया गया है। और जो कि सिर्फ वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, उसमें जो एक्टिविटी होनी चाहिए सिर्फ उन्हीं को प्रमोशन के लिए बोला गया है और बाकी सब बंद कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि जो आर्मी की असेसमेंट है, जैसे अनुज जी ने भी बोला और हरीश जी ने भी बोला, पूरी की पूरा स्वॉट एनालिसिस होता है, उसके बाद डाइम एनालिसिस होता है। तो आज तक जो आपके थिंक टैंक्स हैं वो आज तक चाइना का साइड लेते थे, आज रियलिस्टिक चीजें सोची जा रही हैं तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, इवन अमेरिका के साथ अगर आपने हाथ मिलाना है तो कहां तक मिलाना है। ये सारे एनालिसिस करके उनकी सही जो भारत के लिए जो असली पिक्चर है, जो भारत के लिए सबसे अच्छी चीज है, वही की जा रही है। और मोदी जी की ये गवर्नमेंट है, मैं उनको थोड़ा देना चाहता हूं प्रोत्साहन कि उन्होंने इस चीज को उभारा है, जो कि पिछली गवर्नमेंट डरती थी। तो किस रीजन के लिए डरती थी, वो अलग सब्जेक्ट है, वो हम बात ब्रिगेडियर साहब, आज की डेट में ये खुली छूट है, सबको आत्म मंथन करने की इजाजत है और वो हो रहा है और उसको प्रैक्टिस में लाया जा रहा है।